नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। संसद के दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए जारी दिशा निर्देशों में संशोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। देश में अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.34% हुई। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सरकार देश में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रही है। दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के स्कूल फिर खुले। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन न्यूजीलैंड के चायकाल तक 4 विकेट पर 125 रन। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 31वां प्रश्न है। आज का प्रश्न, ऐतिहासिक पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। ऐतिहासिक पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? श्रोता अपने व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। विपक्षी सदस्य विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन पर ही चर्चा संभव है और इसके बाद हंगामे के बीच सदन ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया।
हंगामा जारी रहने के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के खंडवा से 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत पूर्व सांसदों कल्याण सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस सहित 8 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। दर्शकगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 8 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री बी सेन गुट्टुवन सोली लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तमिलनाडु के वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सरकारी उपकरण संबंधी संसदीय समिति, उद्योग संबंधी समिति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री बी सेन गुट्टुवन का निधन 65 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2021 को वेल्लूर में हुआ था। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान ढांचे की मांग और अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। उन्होंने तख्तियां दिखाते हुए नारेबाजी की। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। भोजन अवकाश के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा ने भी कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा में किसानों के मसले और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद बैठक शुरू होने पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री नायडू ने सदस्यों से अपील की कि वे आज सत्र के पहले दिन सूचीबद्ध प्रश्नों को उठाने दें। विपक्षी सदस्यों ने इसे नजरअंदाज करते हुए हंगामा जारी रखा। सभापति ने कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे तथा अन्य सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर दिए गए स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक, फिर 2:38 तक स्थगित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सभी लोगों को कोविड के नए स्वरूप से सावधान रहने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। 5 दिन का ये सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार देश में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 को लागू किया है।
श्री यादव ने कहा कि देश में प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। श्री यादव ने बताया कि सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 42 लाख 4 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 8,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 40 लाख 8,183 रोगी ठीक हो रहे हैं। स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। बिहार ने 8 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। राज्य में अब तक 8 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करना और 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 12 घंटे पहले RT-PCR जांच करानी होगी। एक रिपोर्ट। जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर उन्हें 7 दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और 8वें दिन फिर जांच करानी होगी। दोबारा रिपोर्ट नकारात्मक आने पर अगले 7 दिन तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल 5% यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद जांच से गुजरना होगा। जांच पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जलमार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी विमान यात्रियों की तरह जांच से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में जांच से छूट दी गई है। हालांकि आगमन पर या होम क्वारंटीन के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी जांच की जाएगी और निर्धारित मानकों के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी के उपाय करें। पत्र में राज्यों से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस ट्रेन को लेके हमको सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि अभी भी कोरोना दुनिया में से गया नहीं है। कई हिस्सों में कोरोना अभी भी तेजी से सब तरफ फैल रहा है। वो जितने ज्यादा लोगों के शरीर में जाएगा उतना ये वेरिएंट्स बनने का चांस बढ़ते जाने वाला है। हमने एक ही चीज समझना है कि हम अगर वैक्सीन के 2 डोज लगाए तो हमारी जान बचती है। अगर मुझे इन्फेक्शन कम करना है वैक्सीन लेने के बावजूद भी, तो मैंने एक ही काम करना है। मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपकी सेहत आपके हाथ में है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की सीमा पर ही कोविड जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि अब तक कोविड के नए स्वरूप से किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु पहुंचे एक यात्री में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि होना बाकी है। बेंगलुरु में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 63 वर्षीय व्यक्ति की जांच की गई है और आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चिंता के मद्देनजर स्कूलों में पहले से जारी छूट वापस ले ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वे अभिभावकों की सहमति के बाद ही 50% छात्रों की संख्या के साथ कक्षाएं जारी रखेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी।
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय जगहों से राज्य में आने वाले सभी लोगों को कोविड-19 परीक्षण कराना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि एहतियात के तौर पर ये निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। लगभग 60,000 कोविड परीक्षण प्रतिदिन किए जा रहे हैं, जबकि लगभग 62% पात्र लोगों का टीकाकरण अब तक किया गया है। प्रदेश में 1 दिसंबर को महा टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की रोकथाम के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को विदेशी यात्रियों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उनकी निगरानी की जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 दोनों सदनों से पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही 3:09 तक के लिए स्थगित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए जारी दिशा निर्देशों में संशोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। देश में अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.34% हुई। पर्यावरण और वन मंत्री भूपिंदर यादव ने कहा, सरकार देश में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रही है। दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के स्कूल फिर खुले। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के आखिरी दिन न्यूजीलैंड के चायकाल तक 4 विकेट पर 125 रन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान आज से फिर खुल गए। राजधानी के शिक्षा संस्थान इस महीने की 13 तारीख से हवा की बेहद खराब गुणवत्ता को देखते हुए बंद कर दिए गए थे। राजधानी में हवा की गुणवत्ता अब भी गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर में आज शाम परिक्रमा कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध लेखक हंसा मेहता की कथा प्रसारित की जाएगी। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है।
कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को याद करते हैं, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था। ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने भारत के कई राज्यों में तथाकथित निम्न जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष समर्पित कर दिए। बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। उन्होंने पोरबंदर, युगांडा, बॉम्बे नगर पालिका में एक इंजीनियर के रूप में और तत्कालीन सांगली राज्य के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया। कुर्ला के बॉम्बे उपनगर में काम करते हुए बापा तथाकथित निम्न जातियों की दयनीय स्थिति से विचलित हुए। शोषित वर्ग मिशन के सदस्य रामाजी शिंदे की मदद से उन्होंने कुर्ला में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उन्नीस 1914 में वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका परिचय महात्मा गांधी से कराया और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। 1920 में बापा ने ओडिशा का दौरा किया और अकाल के दौरान राहत कार्य भी किया। 1923 में उन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए प्रयासों के तहत भील सेवा मंडल की स्थापना की। वे 1926 में भावनगर राज्य विषय सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1928 में उन्होंने काठियावाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 40 दिनों के बाद ही रिहा कर दिया गया। वे हरिजन सेवक संघ के सचिव थे और उन्होंने 1944 में गोंड सेवक संघ की स्थापना की। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर वनवासी सेवा मंडल कर दिया गया। ठक्कर बापा को संविधान सभा की एक उप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 1950 में ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठक्कर बापा सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और अस्पृश्यता के उन्मूलन की भी हिमायत करते थे। उन्होंने हर जगह इन मिशनों को लेकर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा ठक्कर बापा के निस्वार्थ सेवा के रिकॉर्ड की बराबरी करने की थी। 20 जनवरी 1951 को 81 वर्ष की आयु में ठक्कर बापा का निधन हो गया। इंडिया पोस्ट ने 1969 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। हम इस महान भारतीय देशभक्त को सलाम करते हैं जिन्होंने अपना जीवन शोषित वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। हम 29 नवंबर 1885 को शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और सुधारक राम सिंह कूका को भी याद करते हैं। कूका आंदोलन के संस्थापक राम सिंह कूका पहले भारतीय थे जिन्होंने असहयोग और ब्रिटिश माल तथा सेवाओं के बहिष्कार का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। राम सिंह का जन्म पंजाब के भैणी में हुआ था। एक नवयुवक के रूप में वे नामधारी आंदोलन के संस्थापक बालक सिंह के शिष्य बन गए। बालक सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले राम सिंह को नामधारी आंदोलन का नेता नियुक्त किया। वो महान महाराजा रणजीत सिंह की सेना का हिस्सा थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह ने सिखों को अपना आत्म सम्मान हासिल करने में मदद करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने नामधारियों के बीच नई प्रथाओं की शुरुआत की जिन्हें कूका कहा जाने लगा, क्योंकि वे ऊंचे स्वर में भजन गाते थे। कूका आंदोलन ने समय के साथ गति पकड़ी और अंग्रेजों ने
इस पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कई कूका लड़ाके मारे गए। राम सिंह को रंगून भेज दिया गया और बाद में आजीवन कारावास की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। 29 नवंबर 1885 को उनका निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार ने महंगाई कम करने के लिए आपूर्ति से जुड़े कई उपाय किए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद कर घटाकर 5 और 10% कर दिया है। आकाशवाणी अभूतपूर्व पहल के अंतर्गत 28 नवंबर से युवाओं की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। स्थानीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को 52 सप्ताह तक देश भर में आकाशवाणी केंद्रों से कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर दिया जा रहा है। ये पहल आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की गई है। कानपुर में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 128 रन बना लिए थे। मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 284 रन का लक्ष्य मिला है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने कल 1 विकेट पर 4 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत को 49 रन की बढ़त मिली थी। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह और गिलगित में मुख्यतः बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में गुवाहाटी और ईटानगर में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन ले। ऐतिहासिक पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में बताया कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अन्य राज्यों को ऐसी ही पहल करने के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री रेड्डी ने कहा कि उनका मंत्रालय भारत दर्शन और तीर्थ स्थलों की यात्रा संबंधी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज कहा कि उनके मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है, जो आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री तेली ने कहा कि इस वर्ष 26 अगस्त को पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि 23 नवंबर तक 8 करोड़ 97 लाख असंगठित कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन हो चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 दोनों सदनों से पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही भी 3:09 तक के लिए स्थगित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए जारी दिशा निर्देशों में संशोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। देश में अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.34% हुई। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सरकार देश में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठा रही है। दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के स्कूल फिर से खुले। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन न्यूजीलैंड के ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 131 रन बने हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।